Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss about structure evaluations of metal carbonyl on spectroscopic evidence. पहले मैं आपको टॉपिक समझाना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर एवेलुएशंस और स्ट्रक्चर एलुसिडेशन होता क्या है. Structure elucidation or structure evaluation means determination of structures of any unknown compounds. किसी भी unknown compounds की जब हम structure analysis करते हैं, structure determine करते हैं, structure find out करते हैं किसी भी unknown compound की, तो इस process को हम कहते हैं structure elucidation और structure evaluations. ये स्ट्रक्चर एनालिसिस जब हम करते हैं, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन जब हम करते हैं, स्ट्रक्चर एवेलुएशन जब हम करते हैं, तो इसके लिए कुछ टेक्निक चाहिए होती है. सम टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम स्ट्रक्चर एवेलुएशंस और स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हैं, स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट कैन हेल्प टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल. किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने कुछ लिखे हुए हैं. IR spectroscopy, infrared spectroscopy, UV visible spectroscopy, NMR spectroscopy, mass spectrometry, combustion analysis, and X-ray crystallography. I have to explain shortly IR spectroscopy because my topic is to explain metal carbonyl or spectroscopic evidence, and metal carbonyl is mainly studied in IR spectroscopy. IR spectroscopy is very useful for metal carbonyl. Later I'll discuss the reason why IR spectroscopy is useful for metal carbonyl. So let me give a short introduction of IR spectroscopy. So IR stand for infrared. IR stand for infrared. Infrared mean after red. So the radiation that begins after red color is called infrared radiations, and the spectroscopy is termed as infrared spectroscopy. Radiations में जब red color के बाद का जो wavelength शुरू हो जाता है, तो इसको हम infrared बोलते हैं, और spectroscopy को हम कहते हैं infrared spectroscopy. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बेसिक्स होते हैं. वो ये है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज टू डिटरमिन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में जब हम फंक्शनल ग्रुप की डिटर्मिनेशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं. एंड दिस मेथड इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज़ होती है, और जैसे जब मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, रोटेशन स्टार्ट होती है, तो इसकी वजह से इसको हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं. ठीक है जी. नाउ IR में कौन से कंपाउंड एक्टिव होंगे, कौन से कंपाउंड स्पेक्ट्रा देंगे, और इसकी क्या वजूहत हो सकती है. सो ओनली दोज कंपाउंड आर IR एक्टिव इफ़ इट हैज़ डायपोल मोमेंट. वो कंपाउंड IR एक्टिव होंगे जिसकी डायपोल मोमेंट हो, यानी जो पोलर हो वो कंपाउंड, जिसकी स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट हो, जिसकी पोलरिटी हो, तो वो IR एक्टिव कंपाउंड होंगे, वही IR स्पेक्ट्रा देंगे. ठीक है जी. टू कंपाउंड्स विल नेवर शो द सेम IR स्पेक्ट्रा. दो कंपाउंड्स कभी IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं देंगे इफ़ दे आर नॉट एनंशुमर. अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, मिरर आइसोमर्स नहीं है, या एनंशुमर नहीं है, तो उनका IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं होगा. इफ़ कंपाउंड्स आर एनंशुमर और मिरर आइसोमर्स, अगर कंपाउंड मिरर आइसोमर्स है एक दूसरे के या एनंशुमर है, तो उसकी स्पेक्ट्रा IR स्पेक्ट्रा सेम होगी. अब IR रेडिएशन यूज़ करता है. इस रेडिएशन की कुछ क्लासिफिकेशन हुई है. IR radiations used in IR spectroscopy. IR radiation are classified in three parts. The first one is near IR, ranges from 0.8 to 2.5 micron. The next one is mid IR, ranges from 2.5 to 15 micron, and the third one is far IR, ranges from 15 to 200 micron. Now this mid IR is used as रेडिएशन सोर्स इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. किसी भी माइन्यूट मॉलिक्यूल्स को जब हम रेडिएशन देते हैं, तो मेनली हम ये ही एज रेडिएशन सोर्स यूज़ करते हैं. इसका जो रेंज है ये वाला मिड IR, इसको हम रेडिएशन सोर्स यूज़ करते हैं. ठीक है जी. और इसकी जो वेब नंबर की रेंज है वो है 4000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स.
बढ़ते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रिंसिपल की तरफ। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स linked by chemical bond. So in this technique molecule absorb light radiation and thus start vibration. मॉलिक्यूल्स कंपाउंड जो होते हैं एटम से बने हुए होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हुए होते हैं। जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होती है और इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोमेंट। ठीक है जी। अब इस मोमेंट को भी फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है। स्ट्रेचिंग में एक सिमेट्रिकल है, दूसरा एसिमेट्रिकल है, और जो है नेक्स्ट वन जो है बेंडिंग है। सो इसमें ट्विस्टिंग, सिजरिंग, रॉगिंग एंड वैगिंग। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ मेटल कार्बोनिल की स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करनी है, तो हम डिटेल में इसके ज़्यादा पर नहीं जाते। IR spectroscopy is very useful for metal carbonyl because carbonyl group in metal carbonyl is IR active. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मेटल कार्बोनिल के लिए इंतहाई मुफीद टेक्निक है। क्यों मुफीद टेक्निक है? क्योंकि मेटल कार्बोनिल में जो कार्बोनिल वाला पोर्शन है ये जो है ये IR एक्टिव है। क्यों एक्टिव? ये तो डायपोल, एक तो इसकी स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट है जो कि 0.122 डिवाई है, और दूसरी एक ये पोलर है, तो इसकी पोलरिटी और स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट की वजह से ये IR एक्टिव है। इस वजह से हम मोस्टली मेटल कार्बोनिल जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। ठीक है जी। Metal carbonyl, when carbon monoxide is acting as ligand and attached to metal mostly transition, then such compound is said to be metal carbonyl. कोई भी compounds जब metal carbonyl कोई भी metal जब कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ अटैच हुए होते हैं और एज ए लिगेंड एक्टिंग कर रहे होते हैं, एज ए लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, तो उस ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कार्बोनिल वाला पोर्शन है और ये मेटल है। तो जब मेटल के साथ लिगेंड एज अ मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल जब एज अ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम मेटल कार्बोनिल कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ कार्बोनिल इज दैट इट कैन स्टेबलाइज मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बोनिल की एक ज़बरदस्त और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मेटल को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज करता है। अब कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल एक्ट एज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड एंड सिग्मा डोनर। कार्बोनिल जो है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड जैसा बिहेव करता है और सिग्मा डोनर। नाउ हाउ कार्बोनिल एक्ट एज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड एज वेल एज सिग्मा डोनर, लेट मी एक्सप्लेन यू। Formation of bond between carbonyl and metal. Carbonyl possess vacant pi antibonding orbitals and filled bonding orbitals. Carbonyl में एक vacant pi antibonding orbital होता है और एक filled bonding orbital होता है। Similarly, metal possess filled metal d orbitals and vacant metal d orbital. इस तरह metal में भी एक filled metal d orbital होता है और एक vacant metal d orbital होता है। The energy of pi antibonding orbitals of carbonyl and filled metal d orbitals are similar. Metal कार्बोनिल की पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी और मेटल की फिल्ड मेटल डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। सिमिलरली द एनर्जी ऑफ फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल एंड वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल आर सिमिलर। और इस तरह कार्बोनिल की फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल और मेटल की वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर होती है। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखें ये कार्बोनिल है, लेट सपोज इसके वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये वैकेंट है, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं है। ये जो है फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। एट द सेम टाइम मेटल आल्सो हैव फिल्ड मेटल डी ऑर्बिटल, यहाँ पर मेटल की फिल्ड डी ऑर्बिटल है और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। एंड दूसरी जो है वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं है। अब क्या होता है, होता यह है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर मेटल के साथ क्या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। ठीक है जी। इस आप दूसरे वाले को देखिए, ये फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी जो है वो सेम है। जब इसकी एनर्जी सेम है तो ये ओवरलैप कर लेगा और इसकी फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल में जाएगा। जब when electronic density is shifted from filled
from filled bonding orbital of carbonyl to vacant metal d orbital, so this type of donation is known as sigma donation. और जब इलेक्ट्रॉन फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल से वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है तो इस डोनेशन को हम कहते हैं सिग्मा डोनेशन. ये सिग्मा डोनेशन जो है ये मेटल की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज़ कर लेता है. जब मेटल की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज़ कर लेता है तो मेटल चाहता है कि इससे इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से जान छुड़ाऊँ, इसको किसी के दूसरे एटम के साथ शेयर करूँ. तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ये कार्बोनिल के वैकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल तक मुंतकिल कर लेता है, इसके साथ शेयर कर लेता है. जब electronic density shifted from filled metal d orbital to vacant pi antibonding orbital, so this type of donation or acceptance is called pi acceptance. यहाँ पर pi vacant pi antibonding orbital जो है filled metal d orbital से electronic density accept कर लेता है, and in this case the metal carbonyl act as a pi acceptor ligand, and the phenomena is known as pi acceptance. And in this case, when electron is shifted from filled bonding orbital of carbonyl to a vacant metal d orbital, this donation is known as sigma donation. So let me tell you in a proper word what is sigma donation. Carbon monoxide act as a ligand. It will donate some of its electronic density from filled bonding orbital of carbonyl to vacant metal d orbital. This type of donation is called sigma donations. The next one is pi acceptance. Carbonyl has also vacant pi antibonding orbital, so this will accept some of its electronic density from filled metal d orbital, and thus is called pi acceptance. In this case, carbonyl act as a pi acceptor ligand. अब बेंडिंग और स्ट्रेचिंग की तरफ बढ़ते हैं. तो बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग occur in a molecule by absorbing IR radiation. So for that, stretching specific frequency is required, called stretching frequency. मॉलिक्यूल जब IR रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें बेंडिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, और इस बेंडिंग और स्ट्रेचिंग के लिए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, और इस फ्रिक्वेंसी को हम नाम देते हैं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी. अब IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इन कॉम्प्लेक्स वेरीज. मेटल कार्बोनिल के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वेरीज करती है. ठीक है जी. Now what is IR stretching frequency? So IR stretching frequency can be calculated by this formula. This is a nu bar 1 divided by 2 pi under the root k by mu. ठीक है जी. इस इक्वेशन में जो k है ये फोर्स, ये इक्वेशन में जो k है ये फोर्स कांस्टेंट है, म्यू जो है ये रिड्यूस मास है, और सो आप इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पर v की k के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है जी. यानी जितना फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ठीक है जी, उतना ये ज़्यादा होगा. आप यहाँ पर देखें, डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ. सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट. वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट इज़ अ मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड आर्डर. यानी जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा और बॉन्ड आर्डर ज़्यादा होगा उतना फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा. जब फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उतना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. ठीक है जी. हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर वुड बी फोर्स कांस्टेंट एंड सब्सिक्वेंटली हायर वुड बी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. यानी जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा. जब फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उतना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होती है. ठीक है जी. वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गिव्स मेजर ऑफ बैक बॉन्डिंग. यानी यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इसकी बैक बॉन्डिंग की मेजरमेंट देता है. ठीक है जी. तो बैक बॉन्डिंग होता क्या है? हाफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर ऑफ बैक बॉन्डिंग. आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ये कार्बोनिल है, ये मेटल है, कार्बोनिल की फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल है. ठीक है जी. या ये मेटल है, इसकी फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये कार्बन है, उसकी वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. ठीक है जी. यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की मैं अगर आपको बात करूँ तो मैंने यहाँ पर सिग्मा डोनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है जी. सिग्मा डोनेशन यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल से वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल तक शिफ्ट हो जाती है तो इसको हम सिग्मा डोनेशन कहते हैं। ये सिग्मा डोनेशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज़ कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज़ कर लेता है तो मेटल चाहता है कि इस एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के साथ को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करूँ, तो ये बैक मेटल कार्बन के वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक मुंतकिल कर लेता है एंड दिस इज टर्म्ड एज बैक बॉन्डिंग और बैक डोनेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस इज फील्ड डी ऑर्बिटल। जब सिग्मा डोनेशन हो जाता है तो फिर मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर ये क्या कर लेता है, बैक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कार्बोनल के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दे जाता है और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है जी। During formation of sigma bond, some of the electronic density is shifted or donated from filled bonding orbital of carbonyl to vacant d orbital of metal. The sigma bond increases the electronic density of vacant d orbital of metal. This metal want to get rid of this excess electronic density, so some of the electronic density from filled d orbital of metal is shifted back to the vacant antibonding orbital of carbonyl. This back donation increases the electronic density of vacant d orbital of carbonyl, which in turn decreases the bond order. आपको तो बैक बॉन्डिंग की समझ आ गई होगी, यानी है कि सिग्मा डोनेशन जब हो जाता है फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल तक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हाई हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हाई हो जाती है तो मेटल के साथ एक फिर डी ऑर्बिटल भी होता है और कार्बोनिल के साथ वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और इसको हम बैक डोनेशन कहते हैं। ठीक है जी। रिलेशन इसकी क्या है? रिलेशन इसकी ये है कि बॉन्ड आर्डर जितना बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा होगी तो ये बॉन्ड आर्डर डिक्रीज़ करेगी। जब ये बॉन्ड आर्डर डिक्रीज़ करेगी तो हमारे साथ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल जो है वो लोअर होगी। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री कार्बोनिल के लिए आईआर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो 2145 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप, अब वो कार्बोनिल ग्रुप जो एज ए लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज ये है 2125 टू 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए कार्बोनिल जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, जब ब्रिजिंग काम करते दो ग्रुप्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1900 टू 1850 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ठीक है जी।